हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझेंगे। ये हमें बताता है एक्सेप्शन टू द रूल दैट एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। ये हमने समझा था कि अगर कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसीडरेशन के होता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड कहलाता है। हर एक एग्रीमेंट के अंदर कंसीडरेशन होना जरूरी है, तभी वो एग्रीमेंट बनेगा, अदरवाइज वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। अब जरूरी नहीं होता कि वो जो कंसिडरेशन है वो एडुकेट कंसिडरेशन हो। वो कंसिडरेशन कितना भी हो सकता है, उसकी एडुकेसी डिपेंड नहीं करती। बस ये जरूरी होता है कि उसके अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए। लेकिन जो सेक्शन 25 है इसकी एक्सेप्शन की बात करता है कि जनरली तो ऐसा होता है कि अगर कोई कोई एग्रीमेंट अगर बिना कंसिडरेशन के किया जाए तो वॉइड होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को किया जाए विदाउट इवन कंसिडरेशन तो वो एग्रीमेंट वैलिड कहलाते हैं। जबकि हम सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखें, जहां पे हमें प्रिजम्पशन दी गई है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इशू हो जाता है तो वहां पे प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि ये किसी कंसिडरेशन के लिए दिया गया होगा। लेकिन अगर इस चीज को प्रूव कर दिया जाएगा कि उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है तो वहां पे वो वॉइड हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी एग्रीमेंट के अंदर। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे हमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, जो कि हमें सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बताई गई है। तो अब अपने बेयर को खोल लीजिए, हम इसमें से रीड करते हैं और समझते हैं कि सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या दिया गया है। सेक्शन 25 को अगर हम रीड करें तो सेक्शन 25 बोलते हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, की एग्रीमेंट कौन सा है, बिना कंसिडरेशन के है, वॉइड। तो ऐसा एग्रीमेंट जो है बिना कंसिडरेशन के जो होगा वो वॉइड होगा जब तक unless it is in writing and registered or a promise is a promise to compensate for something done or is a promise to pay debt barred by limitation of law। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं सेक्शन के अंदर रीड करके। An agreement made without consideration is void, कि भाई कोई भी अगर एग्रीमेंट किया जाएगा बिना कंसिडरेशन के तो void होगा unless, अब पहली चीज बताता है कि कब नहीं होगा, unless it is expressed in writing। सबसे पहली चीज तो अगर वो विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है तो वो राइटिंग के अंदर होना चाहिए, एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और दूसरी बात वो रजिस्टर्ड होना चाहिए फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और सबसे बड़ी बात क्या, वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर होना चाहिए बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर, कि उनके बीच में जो रिलेशन है उसकी वजह से क्या शो हो रहा हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन शो हो रहा हो। जैसे वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन का रिलेशन किस तरीके से होता है, ब्लड रिलेशन हो सकता है, मैरिज का रिलेशन हो सकता है। तो उस रिलेशन के अंदर अगर कोई इस तरीके का एग्रीमेंट किया भी जाता है जिसको राइटिंग में किया जाए और उसको रजिस्टर्ड किया जाए और उसके अंदर कोई कंसिडरेशन ना हो तो वो वैलिड कहलाता है। यहाँ पे अब लव एंड अफेक्शन होना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि वो रिश्ता हो तो लव एंड अफेक्शन होगा। इसके लिए केस है, इसका नाम है राजलुखी दाबे वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी 1900। इस केस के अंदर जो दोनों पार्टीज थी उसके अंदर हमें ये पता चला था कि उनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था जिसके अंदर वो दोनों अलग अलग रह रहे थे और उस एग्रीमेंट में बोला था कि वो जो हस्बैंड है वो वाइफ को कुछ पैसे दिया करेगा। तो यहाँ पे जब उसको एनफोर्स कराने के लिए गए तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कोई भी लव एंड अफेक्शन शो नहीं हो रहा, आपके बीच में रिलेशन तो था हस्बैंड वाइफ का लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि उनके बीच में लव एंड अफेक्शन होना चाहिए उस रिलेशन के कारण, चाहे वो रिलेशन ब्लड रिलेशन हो चाहे वो रिलेशन मैरिज का रिलेशन हो। तो ये जरूरी है कि उसके अंदर लव एंड अफेक्शन होना जरूरी है। तो अगर कोई लव एंड अफेक्शन होता है और उस तरीके से अगर कोई एग्रीमेंट के अंदर जाते हैं विदाउट कंसिडरेशन तो वो वैलिड होता है। दूसरी चीज आती है पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। इसके अंदर रीड करते हैं कि इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट, की ऐसा प्रॉमिस किया जाता है कि आपको कंपनसेट किया जाएगा, चाहे पूरी तरीके से किया जाएगा या फिर पार्ट के अंदर किया जाएगा। A person who has already voluntarily done something for the promiser, कि उस व्यक्ति को जिसने पहले से ही voluntarily अपनी इच्छा से कुछ किया था प्रोमिसर के लिए, और something which the promiser was legally compellable to do। तो यही हमें सबसेक्शन 2 के अंदर बोला गया। अब जैसे कि मतलब कि अगर कोई भी चीज पास्ट के अंदर की जाती है, पास्ट के अंदर कोई भी वॉलेंटरी एक्ट किया जाता है और उसके लिए ये व्यक्ति बाद में प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इसके लिए कुछ दूंगा, तो ये जो चीज है ये यहाँ पे कोई कंसिडरेशन तो नहीं हुआ लेकिन ये वैलिड हो जाएगी। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने उसके लिए जब वो माइनर था तब कुछ किया और वो जब व्यक्ति मेजर हो जाता है जिसके लिए किया था उस वक्त जाके वो प्रॉमिस कर रहा हो तो तब भी वो एनफोर्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे केस है करमचंद वर्सेस बसंत कोर 1911 का, ये इंपॉर्टेंट केस है, ये केस पढ़ने वाला है।
इसके अंदर यही हुआ था कि उस व्यक्ति ने प्रॉमिस किया था कि जब वो मेजर हो गया था उस चीज के लिए प्रॉमिस किया था कि जो चीज तुमने मेरे लिए जब मैं माइनर था तब की थी तो उसके लिए मैं तुमको कुछ पे करूंगा, तो यहाँ पे उसको एनफोर्स कराया जा सकता था। अब जैसे लेकिन ये चीज होना जरूरी है कि वो जो जब वो प्रॉमिस हुआ जो वॉलेंटरी जिस व्यक्ति ने काम किया था वो उसी के लिए होना चाहिए, उसके अलावा किसी और को नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए बी से प्रॉमिस करता है कि तूने मेरी इलनेस के अंदर मेरी ट्रीटमेंट करी थी, मेरे साथ रहा था, मतलब मेरे को एक तरीके से देखभाल की थी, तो इसके लिए मैं तेरे को 1000 रुपये दूंगा। बी कहता है नहीं मेरे को ये 1000 रुपये नहीं चाहिए, ए ने तो प्रॉमिस किया। अब ए क्या करता है वो जाके बी के बेटे से प्रॉमिस करता है सी से कि तेरे फादर ने मेरे लिए काम किया था, मेरी ट्रीटमेंट की थी, तो मैं तेरे को उसके बदले में यहाँ पे कुछ पैसे दूंगा। अब यहाँ पे काम किसने किया था, वॉलेंटरली किसने काम किया था, बी ने किया था ए के लिए। और अब ए जो है किसको जाके वो प्रॉमिस करके आया, सी को करके आया, सी ने तो कोई काम किया नहीं, तो यहाँ पे जो सी है वो इसको एनफोर्स नहीं करा सकता, ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि काम जिस व्यक्ति के द्वारा हुआ वॉलेंटरली उसी के अगेंस्ट अगर कोई प्रॉमिस किया जाता है उसी को एनफोर्स कराया जा सकता है। अगर किसी और के अगेंस्ट उसको जाके प्रॉमिस करोगे तो वो व्यक्ति फिर उसको एनफोर्स नहीं करवा सकता। फिर आता है टाइम बार्ड डेब्ट। इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी charged therewith or by his agent generally or specially authorized in his behalf to pay wholly or in part a debt which the creditor might have enforced payment but for the law of limitation of the suit। कि भाई अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं होता तो उस डेब्ट को एनफोर्स कराया जा सकता था, लेकिन अब लिमिटेशन होने के कारण इसको एनफोर्स नहीं कराया जा रहा, तो अगर वो उसको साइन करके लिख के दे देता है खुद या फिर अपने एजेंट के थ्रू, तो फिर उस प्रॉमिस को एनफोर्स कराया जा सकता है। जैसे लिमिटेशन के अंदर मान लीजिए कि 3 साल का पीरियड था, 3 साल के बाद उस टाइम बार डेब्ट को नहीं मांगा जा सकता था, मतलब टाइम उसका पूरा हो गया था। अब लेकिन 3 साल के बाद जाके वो लिख के दे आता है कि भाई मैं तेरे को ये अमाउंट पे करूंगा, तो वो जो लिख के अंदर दे के साइन करके आया है उसके बिहाफ पे वो जो दूसरा व्यक्ति जिसको लिख के दे के आया है वो उसको एनफोर्स करा सकता है कि इसने मेरे को बोला है कि ये पेमेंट करेगा और ये पेमेंट मेरे को नहीं कर रहा, चाहे वो टाइम बार डेब्ट उसके अंदर निकल चुका है। फिर इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन के अंदर बोलते हैं नथिंग इन दिस सेक्शन शैल हैव द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। तो इसके ऊपर जो डोनर और डोनी होता है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कि जहां पे अगर कोई गिफ्ट दिया जाता है, जो गिफ्ट वाला रिलेशन होता है जो हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर समझा था, वो एग्रीमेंट भी वैलिड एग्रीमेंट होते हैं, वो वॉइड नहीं होते, जबकि वहां पे कोई कंसिडरेशन मूव नहीं हो रहा होता। लेकिन ये जरूरी होना चाहिए कि वो जो गिफ्ट है वो कंप्लीट गिफ्ट होना चाहिए, कि जो डोनर है उसने वो गिफ्ट दिया हो और जो डोनी है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो। सिर्फ प्रॉमिस टू गिफ्ट करना इस सेक्शन के अंदर नहीं आएगा, तो गिफ्ट वाला जो प्रोविजंस होते हैं उसके ऊपर भी जो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होते हैं। Then explanation 2 देते हैं agreement to which the consent of the promise is freely given is not void merely because the consideration is inadequate। तो वही बात बता रहे हैं कि अगर consideration inadequate है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो जो एग्रीमेंट है वो void हो गया, वो एग्रीमेंट वैलिड ही कहलाएगा। हाँ, लेकिन इससे ये चेक किया जा सकता है कि जो प्रोमिसर है क्या उसने फ्रीली वो चीज दी है या नहीं दी है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई चीज 1 लाख की है, उसके लिए सिर्फ 1000 रुपये वो ले रहा है, तो कोर्ट इस चीज को चेक कर सकती है क्या सही में इसने इसको फ्रीली दिया था या नहीं दिया था, लेकिन इससे ये नहीं प्रूव होगा कि वो एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है। तो हम ये चीज चेक कर सकते हैं कि वो फ्रीली था या नहीं था, लेकिन उस एग्रीमेंट की वैलिडिटी के ऊपर उससे क्वेश्चन अराइज नहीं होगा कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट था। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन दी गई है, ए प्रोमिसेस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव बी ₹1000। ए कहता है बी से कि मैं तेरे को 1000 रुपये दूंगा बिना किसी कंसिडरेशन के, तो ये एग्रीमेंट क्या वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं था। ए की तरफ से बी की तरफ तो कुछ चीज मूव कर रही थी, लेकिन बी की तरफ से ए की तरफ कोई चीज नहीं आ रही थी, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, जिसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं था, ना ही यहाँ पे कोई लव एंड अफेक्शन था, ना ही पास्ट वॉलंटरी एक्टिविटी थी, ना ही कोई टाइम बेयर डेब्ट था, ना ही गिफ्ट हो रहा था, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। ऐसे अगर इस तरीके के कुछ और देखोगे, जैसे एजेंसी का एग्रीमेंट होता है तो वो भी वैलिड होता है, वहां पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया जाता, या कोई रेमिशन होता है उसके अंदर भी नहीं होता। और इसी तरीके से अगर आप कहीं पे प्रॉमिस करके आते हो चैरिटी करने का, तो वो उसके अंदर भी आप उसको एनफोर्स करा सकते हो, चाहे वहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं था। ऐसे एग्जांपल देता है, ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिसेस टू गिव हिज सन बी ₹1000, कि ए प्रॉमिस करता है बी से नेचुरल लव एंड अफेक्शन से कि भाई बी जो उसका बेटा है उसको वो 1000 रुपये देगा। ए पुट्स हिज प्रॉमिस टू बी इनटू राइटिंग एंड रजिस्टर इट। अब ए जो है इस बात को राइटिंग के अंदर करके उसको रजिस्टर कर देता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसको एनफोर्स कराया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे लव एंड अफेक्शन था। ऐसी A finds B's purse and gives it to him. B promises to give A ₹50. This is a contract कि भाई A को B का पर्स मिला,
बी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको 50 रुपये दूंगी, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये वैलिड हुआ क्योंकि यहाँ पे पास्ट वॉलंटरी किसी एक्टिविटी के लिए उसको प्रॉमिस किया गया, तो ये इसको एनफोर्स कराया जा सकता है। तो यही हमें सेक्शन 25 के अंदर दिया गया। ऐसे एग्जांपल देता है, ए सपोर्ट्स बीज इन्फेंट सन, कि भाई ए जो है बी के इन्फेंट सन को मतलब छोटे बच्चों को सपोर्ट करता है। बी प्रोमिसेस टू पे एज एक्सपेंसेस इन सो डूइंग, और बी प्रॉमिस करता है कि जो भी तेरा खर्चा हुआ मेरे इन्फेंट सन को संभालने के लिए उसका मैं पे कर दूंगा। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा क्योंकि ये सेक्शन 25 के एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है किस चीज का, पास्ट वॉलंटरी एक्टिविटी का। ए ऑज बी ₹1000, कि भाई ए ने बी के 1000 रुपए देने थे, बट द डेब्ट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट, लेकिन वो जो डेब्ट है वो लिमिटेशन एक्ट से बाहर हो गया कि भाई टाइम पीरियड निकल गया जिसके अंदर वो पैसे उसने वापस मांगने थे। ए साइंस अ रिटर्न प्रॉमिस टू पे ₹500 ऑन अकाउंट ऑफ द डेब्ट, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ए कहता है कि मैंने तेरे को 1000 रुपए देने थे, तो उसको रिटर्न में लिख कर दिया था कि मैं तेरे को उसके यहाँ पे 500 रुपए दे दूंगा। तो अब यहाँ पे बी जो है उसको 500 रुपए के लिए एनफोर्स करा सकता है क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इसको एनफोर्स कराया जा सकता है। ए एग्रीज टू सेल अ हॉर्स वर्थ ₹1000 फॉर ₹10। ए बोलता है कि मैं तेरे को जो 10,000 का घोड़ा है वो मैं तेरे को 10 रुपए में दे दूंगा। एज कंसेंट टू द एग्रीमेंट वाज फ्रीली गिवन, और ए की जो कंसेंट थी वो फ्री में दी गई थी, मतलब उसके अंदर कोई कोर्शन या फिर कोई भी किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं था। द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट विथस्टैंडिंग द एडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन, तो ये जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, इसके अंदर कोई भी कंसिडरेशन इनएडिक्वेट था उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A agrees to sell a horse ₹1000 for ₹10. A denies his consent to the agreement was freely given. The inadequacy of the consideration is a fact which the court should take into account in considering whether or not A's consent was freely given. तो यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं कि क्या उसने वो जो अपनी कंसर्न, अब भाई 10,000 की चीज वो उसको 10 रुपए में दे रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट ये चीज चेक कर सकता है कि क्या उसने सही में जो कंसर्न दी थी वो फ्रीली दी थी या नहीं दी थी। इस चीज के ऊपर क्वेश्चन अराइज हो सकता है। इस चीज पे नहीं हो सकता कि वो जो कंसिडरेशन था बहुत कम था इसलिए इस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। तो यही हमें सेक्शन 25 के अंदर दिया गया कि जो एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के होते हैं वो वॉइड होते हैं, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगा उसके बावजूद भी वो वैलिड बन जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे और उनको एनफोर्स करवाया जा सकता है।